हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अनदर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि हम आज डील करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दो चीज़ों से बना है, एक है ऑब्सेशन और एक है कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब होता है अनवांटेड एंड अनकंट्रोलेबल थॉट्स दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी। कोई भी अनवांटेड थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और उसको आने से आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, और उन थॉट्स के आने की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। फिर नेक्स्ट है कंपल्जन। कंपल्जन का मतलब वो एक्शंस और बिहेवियर्स जिसको करने की हमें अर्ज होती है, डिज़ायर होती है, या उसको रिपीट करने की डिज़ायर होती है ताकि ऑब्सेशन से आने वाले एंजाइटी को हम कर सकें। ऑब्सेशन अनवांटेड थॉट्स जो कि बार बार हमारे दिमाग में आते हैं और उसकी वजह से एक एंजाइटी होती है। उस एंजाइटी को कम करने के लिए हम उस ऑब्सेशन से रिलेटेड कोई एक्शन करते हैं जिससे कि वो एंजाइटी कम हो, उस एक्शन को हम कंपल्शन बोलते हैं। फिर अब फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड वॉशिंग, हमें बचपन से सिखाया है खाने से पहले हाथ धोना है, वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ धोना है, और खाने से पहले हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है, कहीं से भी बाहर जाके आओ तो हाथ धोना है। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। कहीं जाने से पहले दरवाज़ा बंद करके जाना है ताकि हमारा घर सेफ़ रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने हमेशा से सीखी है। अब मान लीजिए हम हाथ एक बार धो रहे हैं, 2 बार धो रहे हैं, या 3 बार भी धो रहे हैं तो वो नॉर्मल है। पर हम दरवाज़ा एक बार बंद करके चेक कर रहे हैं, डबल चेक कर रहे हैं, ट्रिपल चेक कर रहे हैं, और फिर हम बाहर निकल गए। पर यही सारी आदतें हम 4 बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, या और ज़्यादा बार कर रहे हैं, जिससे कि ये हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है। ये सारे कंपल्शंस, ये सारे आदतें हमारी मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रही है कि हम दूसरी चीज़ों को जो हम नॉर्मल करते हैं या हमारे वर्क को हम टाइम नहीं दे पा रहे, या उसके लिए हम लेट हो रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस वीक हो रहा है। तो इन सारे आदतों को हम कंपल्शंस बोलेंगे। आप हैंड वॉशिंग हम करते हैं क्योंकि हमें कंटामिनेशन का डर रहता है कि हमारे हाथ में जर्म्स है, या कोई हमने कोई ऐसी चीज़ छुई है जिसमें जर्म्स हो सकते हैं, तो उसके बाद नॉर्मली हम हैंड वॉश करते हैं। तो जो भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट होता है उसके अंदर एक ऑब्सेशन होता है फियर ऑफ जर्म्स। उसको लगता है कि बस उसको किसी भी चीज़ को वो टच करेगा, या किसी भी चीज़ को टच करने के बाद उसको एक ऑब्सेशन होता रहेगा कि उसको कंटामिनेशन हो सकता है, उसको कंटामिनेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वो बार बार हाथ धोएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने वॉशरूम यूज़ किया है, वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ धोएगा, फिर टैप बंद करेगा तो उसको लगेगा टैप छूने की वजह से कंटामिनेशन हो सकता है, तो उस वजह से फिर हाथ धोएगा, फिर टैप बंद करेगा, फिर हाथ धोएगा, फिर टैप बंद करेगा, फिर हाथ धोएगा। फिर उसके बाद टिश्यू यूज़ करके मान लो उसने टैप बंद भी कर लिया, तो अब टॉवल से पोंछने के बाद उसको लगेगा कहीं टॉवल की वजह से कंटामिनेशन ना हो जाए, तो फिर हाथ धोएगा। तो ऐसे वो एक कंपल्शन उसका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेता है। ऐसे ही अगर डोर लॉक करते हैं तो हम इसलिए लॉक करते हैं ताकि हमारा हाउस सेफ़ रहे, पर इस फियर के वजह से कि हमारा हाउस सेफ़ है कि नहीं, हम 10 बार आके डबल चेक कर रहे हैं और उसकी वजह से हम काम पे जाने के लिए लेट हो रहे हैं, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम, और इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये जो फियर ऑफ कंटामिनेशन और फियर है, या वो फियर जिससे कि हमारा हाउस अनसेफ है, उसको हम बोलेंगे ऑब्सेशन। और इनसे रिलेटेड जो काम हम कर रहे हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग और डोर लॉक किया है कि नहीं इसको डबल चेक करना, तो इसको हम बोलेंगे कंपल्शन। तो ये इन दो चीज़ों से बना होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन या कंपल्शन। कई बार ये चीज़ें अलग अलग भी एग्जिस्ट करती हैं और कई बार इकट्ठे एग्जिस्ट करती हैं, तो हम इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दे आर रिपीटेड आइडियाज़, इम्पल्सेस और थॉट्स। ये बार बार
रिपीटेड आइडियाज़ या इम्पल्सेस या थॉट्स और या इमेजेस आते रहते हैं दिमाग में, उसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। ये इंडिविजुअल के खुद के थॉट्स होते हैं, बहुत ही अनप्लेजेंट और इरेशनल होते हैं, अनवांटेड होते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होता, दे आर मीनिंगलेस, बट ये रिपीटेड अनप्लेजेंट थॉट्स आते रहते हैं और ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। चाह के भी, अगर किसी को पता भी है कि उसको ये प्रॉब्लम है, फिर भी वो चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो भी वो अपने लाइफ में एक रिचुअल्स बना लेता है जिसको वो एक कंपल्जन की तरह करता है, मतलब उसको करना ही है। फॉर एग्जांपल, घर से बाहर निकलने से पहले डबल चेक करेगा घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं, गैस स्टोव ऑफ है, गैस पूरा क्लीन करेगा, अवन के स्विचेस बंद करेगा और कबर्ड्स के लॉक चेक करेगा, सारी चीज़ों को क्लीन करेगा। बिना इसके वो बाहर नहीं निकल सकता। इन केस ऑफ इमरजेंसी भी, कि उसको कहीं पर तुरंत पहुंचना है या कोई डेडलाइन मिला है उसको कंप्लीट करना है, अगर वो बाहर निकल गया तो उसको एंग्जाइटी होगी। जब तक कि वो वापस आके उन पूरे काम को नहीं कर देगा तब तक वो बाहर निकल नहीं सकता, भले ही वो लेट हो जाए। इससे क्या हो रहा है, उसका वर्क परफॉर्मेंस कम हो रहा है और वो उसकी जो भी इम्पोर्टेंस और टाइम है वो इन्हीं रिचुअल्स में निकल रही है। दैट इज़ ऑब्सेसिव रिचुअल्स, ठीक है। और वो उन रिचुअल्स को एक कंपल्जन की तरह करेगा एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए। ये जितने भी कंपल्जन्स होते हैं वो पेशेंट इसलिए करता है ताकि वो ऑब्सेशन से होने वाले स्ट्रेस को या एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन ऑब्सेशंस जो कि बहुत कॉमन है, वो क्या क्या है। कंटामिनेशन का डर, डाउट्स आना कि घर सेफ है कि नहीं, हमने ये काम करना था वो किया है कि नहीं, रिपीटेड डाउट्स आना। ऑर्डरलीनेस, मतलब हर चीज़ को एकदम जमा के रखना, लाइन से सारी चीज़ें रखी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़, जैसे कि एक फ्रेम दीवार पे लटका है, उसको वो एकदम करेक्ट पोजीशन, थोड़ा सा भी हिल गया तो उसकी वजह से भी एंग्जाइटी होने लगती है। दैट इज़ ऑब्सेशन ऑफ ऑर्डरलीनेस। फिर नेक्स्ट है इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो कि दिमाग में आते ही हम कर देते हैं, उसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते। दैट इज़ इम्पल्सेस। फिर नेक्स्ट है कॉजेस। कॉजेस किस वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। एग्जैक्ट कॉज जिसकी वजह से हो सकता है वो अननोन है, पर ये देखा गया है कि ये जेनेटिक है, मतलब फैमिलीज़ में रन करती हैं। अगर किसी के फैमिली मेम्बर को है तो होने के चांसेस होते हैं। ट्विन्स में ज़्यादा चांसेस है, डाइजाइगोटिक ट्विन्स से ज़्यादा चांसेस मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में है, कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं तो अगर एक ट्विन को है तो उनको हायर रिस्क है कि दूसरे को भी हो। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये देखा गया है कि सेरोटोनिन के लेवल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है उसके लेवल्स एबनॉर्मल रहते हैं या लोअर रहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हिस्ट्री और पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके डायग्नोस कर सकते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाता है। एमआरआई और सीटी स्कैन से जब करते हैं तो उससे कुछ पेशेंट्स में जो बेसल गैंग्लिया है वो एनलार्ज दिखते हैं। अब बेसल गैंग्लिया क्या है। बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई ब्रेन का एक रीजन है जो कि ब्रेन के अंडर साइड में प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैबिट्स को कंट्रोल करने में, मसल कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करने में। तो ये जो एरिया है वो एनलार्ज दिखता है जब हम एमआरआई, सीटी स्कैन या पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। तो ये बेसल गैंग्लिया एनलार्ज दिखती है और पीईटी के रिजल्ट में बेसल गैंग्लिया में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा दिखता है। इसके अलावा हम न्यूरोट्रांसमीटर टेस्टिंग करते हैं सेरोटोनिन के लेवल को चेक करने के लिए। ICD-10 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं और डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस करते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th वर्जन या 5th एडिशन क्या क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं किसी भी पर्सन में ये डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। या तो ऑब्सेशन या कंपल्शन या दोनों पेशेंट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है।
या तो ऑब्सेशन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, या कोई कंपल्सिव रिचुअल प्रेजेंट होना ज़रूरी है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। ये प्रेजेंट होना कंपल्सरी है, ठीक है। अब ये बहुत सारा टाइम इंडिविजुअल का ले लेता हो, जिसकी वजह से उसके बाकी सारे काम अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2 बार 3 बार हाथ धोना, या डबल चेक करना कि हमने कार दोबारा सही से लॉक किया है कि नहीं, गैस का स्टोव ऑफ किया है कि नहीं, या डोर लॉक किया है कि नहीं सही से। ये सारी चीज़ें यूजुअली बहुत सारे लोग करते हैं जिनको डबल चेक ट्रिपल चेक करने की आदत होती है, तो हम उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। या बहुत सारे लोगों को आदत होती है घर एकदम क्लीन रखने की या ऑर्डर में रखने की, तो हम उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। पर अगर ये ऑब्सेशन या ये कंपल्सिव या यही रिचुअल उनका दिन का बहुत सारा टाइम कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से वो दूसरा कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको जो काम दिए गए हैं, टास्क दिए गए हैं, वो पूरा नहीं कर पाते, तब हम उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलेंगे। और ये किसी भी मेडिकेशंस का साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, या किसी सब्सटेंस अब्यूज़ के वजह से नहीं होना चाहिए, और ना ही ये किसी दूसरे साइकेट्रिक इलनेस या कोई और अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया मीट होते हैं तो हम डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का केस है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं और मेडिकेशंस फार्माकोथेरेपी यूज़ करते हैं, या इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। इसमें पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है, उसके फियर या ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ बार बार उसको ऑब्सेशन आए, पर हम उसको बोलेंगे अपने एक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कंपल्शन में ना जाए। अगर कंटामिनेशन का फियर आ भी रहा है, तब तक जब तक ज़रूरी ना हो तब तक वो हाथ ना धोए, ठीक है। बार बार हाथ धोने से बचे, 1 बार धो लिया, 2 बार धो लिया, तीसरी चौथी बार उसी काम में इंडल्ज होके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो हम पेशेंट को उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज करेंगे जहाँ उसको ऑब्सेशन आए और कंपल्शन करने का अर्ज हो, लेकिन उसको अपने आप को रोकना है। फिर नेक्स्ट है थॉट स्टॉपेज। बार बार ऑब्सेसिव थॉट्स आने से खुद को रोकना है, दूसरे कामों में एंगेज होना है, अपना माइंड डाइवर्ट करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे, डिसेंसिटाइजेशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है। फिर उसके बाद एवर्सिव कंडीशनिंग, मतलब कि एक पॉजिटिव थॉट्स इंड्यूस किए जाते हैं, मोटिवेटिव थॉट्स इंड्यूस किए जाते हैं पेशेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट है फार्माकोथेरेपी में हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, जैसे कि SSRI, क्योंकि देखा गया है कि OCD के पेशेंट्स में सेरोटोनिन का लेवल लो रहता है या एबनॉर्मल रहता है, तो हम सेरोटोनिन SSRI देंगे। और फिर उसके बाद एंग्जियोलिटिक्स देते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपाइन। इनका बॉडी पे एक कामिंग इफेक्ट होता है जो कि पेशेंट को रिलैक्स करते हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या कंपल्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या बहुत ही इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो उससे ये कामिंग इफेक्ट देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।